सुरेंद्र जी, आपकी बारी है। राम राम जी, राम राम, राम राम। इस बार गली राम राम। हमारे बीच में हमारे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, देश की विपक्ष की एक मुखर संसद में आवाज, जो इस भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार देश के कोने कोने में उनकी बात पहुंचती है, उनकी संसद में एक एक तकरीर देश के कोने कोने में गूंजती है। हमारे बड़े भाई आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के भविष्य की आशा, जिनके आपके और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और संघर्ष के प्रतीक आदरणीय चौधरी उदयभान जी, विपक्ष आपके समक्ष, और जय भारत सत्याग्रह के आज इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक, हरियाणा के वरिष्ठतम विधायकों में से एक आदरणीय बिशन लाल सैनी जी, हमारे सभी मंचासीन विधायकगण, सभी मंचासीन पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, जहां तक आवाज जा रही है मातृ शक्ति, आज सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लगातार कांग्रेस पार्टी के पिछले कई महीनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हम लगातार हर रोज कार्यक्रम कर रहे हैं प्रदेश के कोने कोने में, और अब जय भारत सत्याग्रह का आज का कार्यक्रम, जिस तरीके से आपने प्रदेश के कोने कोने में हर कार्यक्रम को आपका आशीर्वाद मिला है, आज पूरे प्रदेश में एक जन भावना उमड़ के आई है। और आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्ड सफलता, चारों तरफ जमुनानगर जगाधरी में जो जाम, हर सड़क पे जाम, इस बात की गवाही दे रहा है ये जाम कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है और आपकी सरकार बनने जा रही है। बधाई आपको देना चाहता हूं। एक साल बचा है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, ठीक एक साल के बाद लोकसभा चुनाव, और उम्मीद की जा रही है लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। ये स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जो आए थे अभी हरियाणा में 2 दिन का उनका प्रोग्राम था, पहले दिन कैंसिल हो गया, गोहाना में रैली थी, लोग नहीं आए, लेकिन जब दूसरे दिन वो आए, जाते जाते कह के गए कि साथ तैयारी रखना भाजपा के कार्यकर्ताओं, इलेक्शन इस बार साथ कराना पड़ सकता है। यानी कि उनको भी समझ में आ गया कि प्रदेश सरकार के पंजे उखड़ चुके हैं, किसी तरीके से विधायक लोकसभा तक तो काबू में रहेंगे, मगर लोकसभा के बाद यही विधायक काबू रखने मुश्किल हो जाएंगे। 1 साल बचा है, 1 साल के बाद प्रदेश की जनता को, देश को, आपको फैसला करना है। आपने देखा 9 साल की सरकार, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, इनके कार्यकाल को आपने देखा। वो हरियाणा जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में, वो हरियाणा जो देश में विकास में नंबर 1 पे होता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे थे, बड़े बुजुर्गों की पेंशन देश में सबसे ज्यादा थी, गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा था, और भाईचारे में देश में सबसे आगे थे, नाम दिया जाता था, मिसाल दी जाती थी। आज वो हरियाणा 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, 9 साल की इस भाजपा सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया, 19वें पायदान पे नीति आयोग बता रहा है, लेकिन आगे पहुंच गया, देश में नंबर 1 बन गया। तो किस बात में? बेरोजगारी में देश में नंबर 1,
ना इंडस्ट्री आई, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी, ना सरकारी रोजगार निकली। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1 और कर्जे में देश में नंबर 1। जैसे बता रहे थे अभी वरुण और भूषण बत्रा जी बता रहे थे, हमारे विधायक, देश में सबसे कर्जावान प्रदेश बन गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कर्जा तो चढ़ा लेकिन ये कर्जा गया कहां? क्या काम हुआ 9 साल में? हमारी सरकार थी, हरियाणा को 4 शहरों को हरियाणा के मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। आपने 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं। 3 रेल की लाइन हमारी सरकार में हरियाणा में बिछी थी और 3 सैद्धांतिक मंजूर हो गई थी, जिसमें एक यमुनानगर की रेल की लाइन भी थी। आपने 1 इंच भी रेल की लाइन बिछाई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4 थर्मल के कारखाने बिजली पैदा करने के हमारी सरकार के समय हरियाणा के कोने कोने में, जिसमें एक यमुनानगर में भी लगा था। खट्टर साहब, आपने 1 थर्मल का कारखाना पूरे प्रदेश में कहीं लगाया क्या? हमारे समय 12 विश्वविद्यालय प्रदेश के कोने कोने में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से लेकर महेंद्रगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार से लेकर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक से लेकर प्रदेश के कोने कोने में 12 विश्वविद्यालय बने थे। आपने 1 विश्वविद्यालय बनाया क्या? जब हमारी सरकार थी 6 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के कोने कोने में बने थे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से लेकर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज खानपुर में। आपने पूरे प्रदेश में कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मगर 9 साल में कोई 1 मेडिकल कॉलेज आपने बनाया क्या? जब हमारी सरकार थी, प्रदेश के, जब हमारी सरकार, मैं आग्रह करूंगा भाई 2 मिनट आराम से, जोश है मगर जोश के साथ होश। जब हमारी सरकार थी, प्रदेश के गरीब आदमी को 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट फ्री में देने का काम हुआ था और 3.5 लाख परिवारों को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी आवास योजना के माध्यम से मुफ्त में मकान बनाने का काम हुआ था। आपने 1 गरीब परिवार को प्रदेश में 100 गज नहीं, 1 गज का प्लॉट या 1 मकान आवंटित करने का काम किया कि मैं पूछना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी, किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जा माफ हुआ, गन्ने का, पॉपुलर का और धान का डंके की चोट में सबसे ज्यादा भाव मिला था कि नहीं मिला? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और खट्टर साहब, आप बताओ, आपने एक भी किसान को 1 रुपए का कोई राहत देने का काम किया क्या किया जो कर्जा इतना बढ़ा दिया? मैं बताता हूं क्या किया। ऐसा नहीं है इनने काम नहीं किए, इन्होंने भी काम किए हैं। काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने काम बिगाड़ने का काम किया है। 3 काम किए इन्होंने। भाई को भाई से उलझाने का काम किया है, धर्म जाति के आधार पर भाई को भाई से का दुश्मन बनाकर अपनी वोट की राजनीति करने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार, प्रदेश की विकास की यात्रा को भ्रष्टाचार भेंट चढ़ाने का काम किया है और इन्होंने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, हर वर्ग के मान सम्मान की पगड़ी को रोंदने का काम किया। ऐसा भ्रष्टाचार, आपको याद होगा, लोग इतने दुखी थे इस सरकार से। दोबारा सरकार बन गई, मगर मैं शक्ति सिंह जी को बताना चाहता हूं, लोग इतने दुखी थे 2019 में भी इस सरकार को दोबारा नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार, दिया था कि नहीं दिया था 75 पार नारा? और जेजेपी ने नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार। और अब कहते हैं जेजेपी वाले, नहीं याद आई है उनको, 4 साल के बाद याद आई है। मैं देख रहा था बयान जेजेपी के संस्थापकों का, उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि हम हुड्डा साहब को समर्थन दें। आपने भी बयान पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले बयान आया हुआ है कि हमारा मन था, हम तो हुड्डा साहब को भी समर्थन दे सकते थे। बड़ी जल्दी याद आ गई। 4 साल तक मन की बात मन में थी, मगर जब आज प्रदेश के कोने कोने में हर व्यक्ति के दिल के अंदर हुड्डा साहब का नाम आ गया, हर आदमी की जबान पे हुड्डा साहब का नाम आ गया, तो आपको आज हमारी याद आ गई। तो आज आपको हमारी याद आ गई।
अब कह रहे हैं, मैं बताता हूं क्या हुआ प्रदेश के लोगों के साथ। इतना विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। लोगों को कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, जेजेपी पार्टी ने कहा 5100 पेंशन पे समझौता हो गया। एक तरफ अमित शाह खड़े थे, दूसरी तरफ खट्टर साहब खड़े थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 पेंशन आपकी आ रही है या नहीं आ रही है? 5100 पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार के लाइसेंस का समझौता था। और ये केवल हम नहीं कह रहे, प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है। और यहां तक कि बीजेपी के, जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। नारनौंद के इनके विधायक हैं, दादा गौतम, नाम सुना होगा। दादा गौतम नाम सुना है कि नहीं सुना? दादा गौतम नाम है। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार में ईसा खोपर बढ़ गया, ईसा खोपर बढ़ गया प्रदेश की सरकार में, ईसा खोपर बढ़ गया प्रदेश की सरकार में। खोपर एकला ही सारा जीवन लग रहा है, एकला ही जीवन लग रहा है। क्या जीवन है? खुला भ्रष्टाचार। महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए, ये प्रदेश की वो सरकार है, महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए कि किस महकमे से कैसे लोगों का काम हो। महकमे इस बात के लिए बांटे गए किस महकमे से ज्यादा मलाई खाई जाए, कैसे प्रदेश को लूटा जाए। माइनिंग का महकमा किसके पास जाए, कैसे यमुनानगर की सड़क साफ और माइनिंग के अंदर हिस्सा हाफ, कौन कर रहा है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या खेल चल रहा है यमुनानगर के अंदर। भ्रष्टाचार, माइनिंग का महकमा किसके पास जाए, शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज टैक्सेशन का महकमा किसके पास जाए, और कौन सा खोपर सरकार में बढ़ के पूरा जीन जाए। ये समझौता था। और अब हमारी याद आ रही है, अब हमारी याद आ रही है, जब लोगों ने आपको रिजेक्ट करा तो अब याद आ रही है कि मन था। लेकिन इस विश्वासघात का जवाब, वोट की चोट से लोग विश्वासघात का जवाब देंगे। भ्रष्टाचार हरियाणा तक ही नहीं, आज हरियाणा से लेकर दिल्ली तक खुला भ्रष्टाचार का तमाशा। बड़े उद्योगपति समूह, एक ऐसा उद्योगपति समूह जिसको भाजपा की सरकारें झोंक दी गई, हरियाणा की सरकार ने भी बिजली का जो हमारा करार था उसको बदल के उस समूह को लाभ पहुंचाने का काम किया। और जब बात राहुल गांधी जी ने उठाई तो राहुल गांधी जी की बात को कुचलने के लिए, बात को दबाने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भाजपा के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग करना क्या राष्ट्रहित नहीं है? क्या देश इसमें बीजेपी की भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार हाथ उठा के बताओ कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसा भ्रष्टाचार, बीजेपी कहती थी काला धन आएगा, नारा था काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, बांटे आएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन तो आया नहीं, लेकिन काले धन वालों को बीजेपी में ले आए, यही बात बनी है। आज काले धन वाले जो भी पकड़ा जाता है, एक ही फार्मूला है बीजेपी में, बीजेपी ज्वाइन कर जाओ, रातों रात काला धन सफेद हो जाएगा, भारत देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला चल रहा है इनका। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। और भाजपा ये सोचने की गलती ना करे कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की आवाज को वो दबा पाएंगे। ये वो आवाज, ये सत्य की आवाज है, राजनीतिक नैतिकता की आवाज है। इस आवाज में हम सब की आवाज शामिल है। भाजपा में जितना जोर है, मोदी सरकार में जितना जोर है, वो पूरा जोर आजमाइश कर लें। देश के कोने कोने में ये आवाज गूंजेगी और सबसे ज्यादा इस आवाज, कहीं ये आवाज सुनाई देगी तो वो हरियाणा की इस कर्म भूमि में सुनाई देगी। आज हम ये कहना चाहते हैं। इस सरकार में आखिरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आखिरी बात कहते हुए मैं समाप्त करता हूं अपनी बात। इस सरकार ने एक और काम किया, भाई को भाई से लड़ाया, भ्रष्टाचार भी किया, लेकिन एक और काम किया। अगर काम नहीं करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इनको इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने आपके और हमारे मान सम्मान को गिराने का काम किया। आपको और हमको, पूरे प्रदेश को अपमानित करने का काम किया। कोई वर्ग नहीं ऐसा जिसको अपने हाथों के लिए सड़क पे नहीं आना पड़े, और कोई वर्ग नहीं ऐसा जिनका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। मनरेगा का बजट खत्म हो गया, मनरेगा के मजदूर करनाल में आए प्रदर्शन करने, उन पे लाठीचार्ज।
गांव के सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, गरीब आदमी, वो अपने मानदेय बढ़ाने पंचकुला में आए, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पे आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल बंद हो गए, 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं। सबसे ज्यादा स्कूल यमुनानगर के अंदर बंद हुए, यहां से शिक्षा मंत्री हैं, बताना चाहता हूं मैं शक्ति से, सबसे ज्यादा स्कूल यहां बंद हुए। हर स्कूल के आगे बच्चे बैठे, उन बच्चों को बताया कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कोई ऐसा वर्ग नहीं। और सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकी सब पे लाठी पड़ी होगी, लेकिन सरपंच तो छोटी सरकार है, सरपंचों की सरकार मानेगी। सरपंचों के अधिकार छीन लिए तो सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठा दी। और किसान 1 साल तक, मैं ये आखिरी बात कहते अपनी बात समाप्त करूंगा, हर वर्ग को अपमान सहना पड़ा, मगर सबसे ज्यादा अपमान किसान और मजदूर को। 1 साल तक आंदोलन चला, इन धरनों पे लाखों करोड़ों की संख्या पे हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, काका ताऊ, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बैठी रही, किसी ने सुध नहीं ली। एक के बाद एक मजाक उड़ाया जाता था किसानों का, एक के बाद एक मजाक उड़ाया जाता था किसानों का। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। हम जाते थे, मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब ने और विधायक दल ने, कांग्रेस ने फैसला किया कि हर परिवार के घर 2-2 लाख पहुंचाएंगे। हम हर किसान परिवार के जाते थे, 2 लाख रुपए देते थे, आंसू पोंछते थे। और अगले दिन उस संसद में मैं जाता था जिस संसद में देश के किसान का मजाक उड़ाया जा रहा था। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। शायद मेरी आयु में किसी को अवसर ना मिला हो, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है बहुत बड़ा, मैं ऐसे समय उस देश की संसद का, उस पंचायत का सदस्य था जब 14 भाजपा के, प्रदेश के 15 सांसदों में से 14 भाजपा के, एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में मैं जब देश की संसद में जाता था और सरकार से कहता था कि इनकी बात मानो, और बात नहीं मानते, कम से कम इनको नागरिक मानो देश का, इनको इंसान मानो, ये किसान भी देश के नागरिक हैं। 750 घरों के चूल्हे बुझ गए। हर रोज इन धरनों से शब्द वापिस आते हैं, कम से कम कोई खड़ा होकर सहानुभूति के 2 शब्द कहते तो मजाक उड़ाते थे, देशद्रोही बताते थे, उपद्रवी बताते थे, आतंकवादी बताते थे, पता नहीं क्या क्या बताते थे। जिस किसान का एक बेटा खेत में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा दे रहा है और दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम कर रहा है, उसका मजाक उड़ता, उसको देशद्रोही बताता। देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने देखा, उसकी गवाही शक्ति सिंह जी भी देंगे, शक्ति भाई भी देंगे, जब उठ के लड़ाई लड़ते थे। आज ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया, प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया, प्रदेश के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार के खिलाफ 1 साल बचा है, इस सरकार को बदलने के लिए, हरियाणा खुशहाली, भाईचारे, विकास के रास्ते पे लाने के लिए ये लड़ाई हम लड़े कि नहीं लड़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो संसद के अंदर मैंने अकेलापन महसूस किया होगा, इस लड़ाई में आप हमारा कांग्रेस पार्टी को इस लड़ाई में अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। हरियाणा में आप साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं पूछना चाहता हूं। एक बार सारे हाथ उठा के बताओ कि इस लड़ाई में आपका साथ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, आपने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। अब मेरा अनुरोध है कि हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील साथी, आदरणीय श्री उदयभान जी, वो आए अपना संदेश दें।